हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की, जो कि क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, रियल नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी वीडियो की लिंक आसानी से मिल जाएंगे, ताकि आप उन पिछले टॉपिकों को कवर कर सकें। अभी हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 पर ही। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने आप लोगों को करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1 पे कवर करते हैं। बाकी चीज़ें हमने आप लोगों को करवा रखी हैं पिछले वीडियो में, तो अगर आप लोगों को इनमें कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वो आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं पहली एक्सरसाइज, और पहली एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। ये आ गई आपकी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में आपके 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तीसरे क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 616 सदस्यों की संख्या है। ठीक है, 616 क्या है, सदस्य हैं, यहाँ पर 616 सदस्य हैं, और सेना वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, कितने सदस्यों वाली, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। बात जब आती है कि अधिकतम संख्या क्या होगी या बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो वहाँ पर हमारे दिमाग में सीधी सी बात चलती है कि भाई हमें 2 संख्याओं का मासा निकालना है। हमें क्या करना है, हमें 2 संख्याओं का मासा निकालना है जिसमें वे मार्च कर सकें। तो हमें वह अधिकतम संख्या चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 616 और यहाँ पर 32 का जो भी मासा आएगा, महत्तम समावर्तक यानी SCF आएगा, वही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो चलिए हम 32 और 616 का निकालते हैं। क्या 32 और 616 का निकालते हैं हम लोग मासा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वही यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम की। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 616, यानी ये वैल्यू होती है आपकी x इज़ इक्वल टू कुछ भी आप ले लीजिए, AB प्लस R या AQ प्लस R। इसका मतलब ये होता है कि x आपका वो संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या जिसमें हमें भाग देना है, और a आपकी वह संख्या होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी जिसका हमें भाग देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, यहाँ से अपन इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 616। अब 616 को हम कितना लिख सकते हैं, 32 से हमें भाग देना है। क्या करना है, हमें 32 से भाग देना है। तो 32 से कितने बार भाग जाएगा, 32 से कितने बार भाग देंगे हम, ताकि 616 या उसके नज़दीक ही रहें, उससे ऊपर ना हो सके। ठीक है, तो अगर हम 32 का भाग देते हैं, या देख लें आपकी कितने बार जाएगा, तो देखो 10 बार अगर हम देंगे 32 का भाग तो 320 आएगा। 320 का दुगना करेंगे तो 640 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 19 बार भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी यहाँ पे इसका अगर हम गुणा कर लें 19 और 32 का, तो 19 दूनी होता है 38 की 8 हासिल 3, और 19 या 57 58 60, ये आ जाएगा 608। तो बेटा 616 से सोचो ज़रा, हम यहाँ पे साइड में बताते हैं आपको, 616 से 608 घटा दिया जाए तो केवल 8 अकेला बचेगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, अगर हम प्लस 8 और लिख दें तो ये पूरी वैल्यू, यानी ये 32 गुणा 19, ये वाली वैल्यू है 608। अब प्लस और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 616। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे पास में, देखो ये है आपके पास में भाजक, इसका नाम होता है भाज, सॉरी। ठीक है, जिस संख्या को हम तोड़ रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसका नाम होता है भाजक। कितने बार भाग गया तो ये कहलाता है भागफल, है ना, ये होता है भागफल। और बाद में बची राशि कहलाती है आपकी शेषफल। ठीक,
अब जो भाजक होता है वो बन जाता है भाज्य। ये तब तक करते रहना है जब तक शेषफल हमें 0 ना मिले। तो यहाँ आएगा भाई 32 आ जाएगा, और जो शेषफल बचा था वो बन जाएगा भाजक। तो अब हम 8 का गुणा कितने में करेंगे, 8 का कितने बार गुणा करें ताकि 32 आ जाए, 8 चौको 32। तो धन लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे 0। जब शेषफल आ जाता है 0 बेटा, तब जो भाजक होता है, तब जो अंतिम भाजक होता है, ये आपके पास में नज़र आ रहा है ना, तब जो अंतिम भाजक होगा ये आपका 8, यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, यही आपका कहलाएगा मासा। और ये जो मासा है वही आपका आंसर है। तो इसका आंसर, सही आंसर कितना आएगा बेटा, 8 आएगा इसका सही आंसर। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये आपको तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो चौथा क्वेश्चन ज़रा गौर से आप लोग देखिएगा। ठीक, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। बेटा ये जो 3m और 3m+1 जो हमें दे रखा है, आप अभी देखेंगे तो ये एक तरीके से है AQ+R का रूप। ए कहलाता था हमारे पास में भाजक, तो भाजक मिल रहा है हमको 3 और भागफल मिल रहा है हमको m। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि एक कोई संख्या है और वो संख्या है, मान लीजिए कि x। यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना x एक ऐसी संख्या है, एक संख्या है और ऐसी संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x = यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे लिख देंगे p+r। अपने मन से हमने मान लिया कि कोई भी भागफल है p और शेषफल है r। अब बेटा यहाँ पर हमको भाजक मिला है 3, भाजक कितना मिला है 3। तो जो शेषफल होता है, शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से छोटा, मतलब 3 से छोटा होगा। रिमाइंडर जो आएगा, आर की वैल्यू जो आएगी वो या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी, बस इतनी ही आएगी। तो अगर मान लीजिए कि हमने r बराबर 0 लिया, अगर हमने r बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या आएगा, 3p+0। अच्छा, तो फाइनली ये बना x बराबर 3p। अब जब x बराबर 3p बना तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब हमें ये तो धनात्मक पूर्णांक है x, इसका हमें वर्ग करना है। तो दोनों ओर का करेंगे स्क्वायर, तो ये आएगा x² बराबर 3p²। बोलो आएगा ना। तो ये बनेगा आपके पास में x² और यहाँ पे बन जाएगा 9p²। अब 9p² को आप लिख सकते हो 3 × 3p²। हमें 3 ही बाहर इसलिए निकालना है क्योंकि भाजक के रूप में बेटा हमें मिल रहा है 3। तो हमने 3 × 3p², ये पूरा क्या कहलाएगा, इस 3 के लिए भागफल कहलाएगा, इतना पूरा मान। और भागफल कितना दिया है बेटा, यहाँ पर भागफल दिया है m। तो हम इसे लिख सकते हैं x² बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 3 और दिया जाएगा m। तो बोलो किसी धनात्मक संख्या का वर्ग जो है वो 3m के रूप का आ गया, उसने कहा था 3m के रूप का आएगा। इसी प्रकार 3m+1 के रूप का आ जाएगा। देखते हैं ज़रा कैसे आएगा। देखो अब अगर हम r बराबर क्या, हमारे पास में r बराबर 0 1 2 था। अब यहाँ हम ले लेते हैं कि r बराबर हमने लिया, मान लीजिए 1, r बराबर क्या लिया, 1 लिया। तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर हमारे पास में बनेगा 3p+1। देखो यहाँ पे 3p+r है ना, 3p+1 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, अब हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा x² बराबर में आ जाएगा 3p+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा x², यहाँ पे बनेगा ये 3 × 9p², प्लस में आ जाएगा आपके पास में 1 और प्लस में आ जाएगा 3 दूनी 6p। अब आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, x² बराबर 9p² और 6p में 3 कॉमन है।
तो यहाँ पर हमने लिया तो ये बचेगा 3p² और 6p से 3 कॉमन लिया था तो बचेगा 2p। आप कहेंगे साहब p भी कॉमन ले सकते हैं, हमें नहीं लेना है, हमें भाई भाजक 3 चाहिए, सिर्फ हमें भाजक के रूप में सिर्फ 3 चाहिए ना, तो हमें बाकी कुछ कॉमन लेना ही नहीं है। प्लस में क्या बचा आपके पास में 1 बचा। अब देखो भाजक 3 है, बाकी सब जो कुछ लगा हुआ है वो भागफल हो गया इसका, तो ये बन गया x² बराबर 3m, इतने पूरे का माना जाएगा आपके पास में m + 1। देखो आ गया ना रूप उसका, है ना, ये भी आ गया कि 3m + 1 के रूप में भी ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन में बस कुछ नहीं कहा उसने यहाँ पर ये कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतने के रूप का, और यहाँ पे उसने कहा धनात्मक पूर्णांक का घन इतने के रूप का है। तो चलिए हम आपको करके बताते हैं, बिल्कुल सेम, हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी हमने माना था ना सब कुछ, बस वैसे ही मान लेना है कि x एक संख्या है, x बराबर आपने मान लिया है कितना, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 9m + 1 9m + 8 है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाजक हमारे पास में 9 मिल रहा है और भागफल m मिल रहा है। ठीक है, भाजक 9 भागफल m मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, हमें यहाँ पे लेना है 9p + r, और r का मान जो है वो आपका 0 से बड़ा होता है, लेकिन छोटा किससे होगा, 9 से छोटा होगा। मतलब r की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 0 1 2 ... कहाँ तक रख सकते हैं बेटा, 8 तक रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो एक ही एक करके देख लेते हैं। मान लीजिए जब हमने r बराबर 0 लिया, अगर बेटा हमने r बराबर 0 लिया तो x बराबर आ जाएगा 9p + 0। अब हम इसका कर दें घन, तो ये आएगा x का घन और ये आएगा 9p का घन। ठीक है, 9p के घन को आप लिख सकते हैं 9 × 81, और 81 नंबर कितना होता है बेटा ये आपके करा 81 × 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एकम 9 8 72 729 pq। इससे 729 से हम इसे ऐसा भी ले सकते हैं 9 × 81 pq। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि 9 जो का तो रहेगा, बाकी 9 के बाद में ये जो लगी हुई गुणा में राशि है ये आपकी कहलाएगी भागफल। भागफल के रूप में हमारे पास में दिया है m। तो देखो बेटा किसी भी पूर्णांक का घन 9m के रूप का आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरीके से आप r बराबर 1 रखेंगे, फिर घन करेंगे तो 9m + 1 निकल आएगा, फिर घन करेंगे तो 9m + 8 निकल आएगा। तो उम्मीद है कि बढ़िया समझ में आया होगा। कल की डेट में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको 1 by 1 मिलती रहे। धन्यवाद।